friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 16 February. And like I told you कि अगर सही रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वी विल डिसकंटिन्यू. सो अभी आप लोग की फिर से डिमांड्स आने की वजह से कुछ लोगों की हम इसको स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट अगेन दैट विल डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन ओनली. ओके, तो सबसे पहला आर्टिकल जो है चिपको टू चमोली. ठीक है, तो अभी जो उत्तराखंड में डिज़ास्टर हुआ उसके ऊपर ही है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. इसका मैं आपको पहले शॉर्ट में फ्रेमवर्क बता देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने एक नीति आयोग की स्टडी की बात की है विच इट हैज़ स्टार्टेड टू एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट्स जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और क्वासी जुडिशल एजेंसी जैसे एनजीटी वगैरह के आते हैं जजमेंट्स, उनकी मतलब फाइंडिंग से क्या असर पड़ता है, उनके जजमेंट से क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर एक स्टडी कमीशन कर रहे हैं. ओके, उसके बाद में जो चिपको आंदोलन हुआ था वो भी उत्तराखंड में हुआ था, तो उससे क्या आइडियाज़ जनरेट हुए थे. देन व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन, तो उसमें देखेंगे उत्तराखंड का बनना और उसके बाद में वहाँ पे भी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बनना एंड द टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन द ट्रेजेडीज़ जो एक केदारनाथ वैली में हुई थी 2013 में और इस साल की ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलैरिटी है. और फिर उन्होंने हिमालयन इकोसिस्टम की बात करी है और आगे रवि चोपड़ा कमेटी एक बनाई गई थी, उसकी कुछ फाइंडिंग्स देखेंगे. एंड फाइनली द मैसेज विच वी गेट फ्रॉम द चामोली ट्रेजेडी. ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो जुडिशल बॉडीज़ हैं उनकी जजमेंट्स जो आते हैं उसका एनालिसिस करने का कहा है. नीति आयोग ने एक स्टडी हो रही है तो खासकर ये देखने के लिए कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहता है एंड दिस वुड बी यूज्ड एज अ ट्रेनिंग इनपुट फॉर जजेस ऑफ द एनजीटी. जो भी मतलब फिर जजेस की ट्रेनिंग होती है उसमें इन सारे इनपुट्स का यूज़ किया जाएगा. ओके, और चामोली की अब बात करें तो 50 साल पहले ये वही जगह थी जहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था एंड यहाँ पे फिर चिपको आंदोलन ने कई सारे इकोलॉजिकल मूवमेंट्स और इनिशिएटिव्स को इंस्पायर किया था. एंड नाउ वहाँ पे फिर से एक नया चैलेंज आ गया है वहाँ के माउंटेन्स, फॉरेस्ट और वाटरशेड्स को प्रोटेक्ट करने का. तो अगर चिपको की बात करें तो आपके दिमाग में वही आता है कि गढ़वाल के गाँव में किस तरीके से वहाँ की विमेन they used to hug the tree, but it was actually a conservation movement. और उसमें जो चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, you can use these terms also like eco-feminism, गांधीयन सत्याग्रह एंड वन बचाओ आंदोलन. ओके, तो वो एक वहाँ के लोकल पीपल की यर्निंग ही थी कि वो अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करना चाह रहे थे. ओके, और इन फॉरेस्ट्स को उस टाइम पे क्यों बचाना ज़रूरी था, क्यों कंजर्वेशन मूवमेंट कह रहे हैं, बिकॉज दे नर्चर वाटर शेड्स. ओके, और वहाँ की सॉइल को नरिश करते हैं, रॉक्स को उनकी जगह पे रखते हैं, लैंडस्लाइड्स के चांसेस को कम करते हैं एंड ऑल्सो एज सोर्सेज ऑफ मैन्योर फॉर फार्मिंग, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड फ्यूल फॉर द किचन. तो इसलिए वहाँ के लोगों की लाइफ्स के लिए और लाइवलीहुड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. लेकिन अभी क्या है, अब करंट सिचुएशन की बात करी ऑथर ने तो उन्होंने कहा काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है. अब जो गढ़वाल और कुमाऊं के माउंटेन्स है यानी कि उत्तराखंड वाला पोर्शन, इट इज़ नो लॉन्गर एडमिनिस्टर्ड. 50 साल पहले तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही थी यानी कि प्लेन्स से. ओके, तो इट इज़ नो लॉन्गर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम प्लेन्स ऑफ यूपी. और अब उसके बाद में और क्या क्या चेंजेस हुए, एक तो उत्तराखंड का फॉर्मेशन, उसके बाद में लिबरलाइज्ड इकोनॉमी जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए ही एस्पिरेशंस आ गए हैं और वेलबींग की जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है. तो ये पता चला है कि वहाँ पे 50 से ज़्यादा हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन या अभी प्रपोज्ड हैं और इससे जो है वो उस फ्रेजाइल रीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. ओके, तो जो एनर्जी इंडस्ट्री है और जो ज़्यादातर वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं. ओके,
तो जो अब नीति आयोग की स्टडी है सेंसिटाइजिंग जजेस होम, तो वो इसी चीज़ के ऊपर है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन पे है। जुडिशरी मतलब इनका कहना है कि जुडिशरी को एनवायरनमेंट, इक्विटी और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को अकाउंट में लेना चाहिए, और इनका कहना है कि भाई कई बार इन सब चीज़ों में जुडिशल एक्टिविज्म भी प्ले में आ जाता है। फाइन। तो कई जब भी इस तरीके का इंटरवेंशन आपको इन्होंने माउंटेन्स का है, पर अगर कोई भी नेचुरल जगह पे जैसा जब इंटरवेंशन करना होता है तो उस टाइम पे सीधे सीधे आप बोल देते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो वो ऑथर ने कहा है कि और ज़्यादा ये जो टर्म है ये वेग होता जा रहा है। फाइन। और जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई भी इस तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो वो वहाँ की लोकल पब्लिक मेमोरी में एक साइन पोस्ट की तरह बन जाता है। और पिछले अब यहाँ पे अब इन्होंने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बात करी है। तो ये जो अभी इंसिडेंट हुआ था इससे सबके दिमाग में कौन सी वो मेमोरी आ गई थी 2013 की, जब ऋषि गंगा के उससे वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से 5000 से ज़्यादा लाइफ चली गई थी केदारनाथ वैली में। लेकिन अब अंतर क्या था कि उस टाइम पे 2013 के जो फ्लैश फ्लड्स थे उसके पहले 4 दिन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी। जबकि चामोली में क्या हुआ है, चामोली में जैसे आपको बताया था कि स्नोफॉल के बाद में एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया था, तो चामोली बेस्ड इन द सनशाइन, और उसके बाद में ये अचानक से जो मोरेन रॉक और सिल्का डैम टाइप का बन गया था वो टूटा और देयर वाज अ वॉल ऑफ रशिंग वाटर। लेकिन एक चीज़ जो सिमिलर थी वो दोनों इवेंट्स में वो ये था कि दे बोथ वर caused by the vagaries of the Himalayan mountain system। तो अब इन्होंने हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात करी है कि हिमालयन जो चेन है इट इज़ एन इवॉल्विंग माउंटेन चेन। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। अब देखो इससे है ना, ये आपको आर्टिकल क्यों बता रहे हैं, इससे है ना डायरेक्ट आपके लिए सवाल, एक तो आपसे जुडिशरी के टर्म्स में पूछ सकता है कि जो जजमेंट्स पास किए जाते हैं इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो इवॉल्विंग हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, या फिर सीधे बोलेगा हिमालयन माउंटेन सिस्टम हाउ इज इट कंट्रीब्यूटिंग, या फिर हाउ इट हैज़ बिकम अ साइट ऑफ डिजास्टर्स। ओके, तो आप उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि एक इवॉल्विंग सिस्टम है और जो रेंजेस की हाइट है वो हर साल बढ़ रही है, और पहले से इसकी स्लोप्स जो है वो अनस्टेबल हैं। और इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से ग्लेशियल एक्टिविटी में चेंज आ रहा है और ग्लेशियर लेक्स वगैरह बन रहे हैं, मेल्टिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ का जो टोपोग्राफी वो और ज़्यादा अनस्टेबल होती जा रही है। ठीक है, और अभी भी हालांकि इमीडिएट कॉज नहीं पता है February 7 का लैंडस्लाइड क्यों हुआ था, लेकिन जो मतलब अर्ली एविडेंस है उससे यही समझ में आ रहा है कि जो एक हैंगिंग मास ऑफ आइस था उसमें फ्रैक्चर हुआ था ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, या फिर हो सकता है कि जो लूज रॉक थे उनका कोलिजन हुआ, उससे कोलिजन हुआ हो। तो अभी वहाँ पे ऐसा उत्तराखंड की कंडीशन कि वहाँ पे करीब 1400 ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, यानी वही मेल्टिंग हो रही है। और एक और फैक्ट है, आप इन फैक्ट्स को चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको आंसर्स लिखने में काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे फैक्ट्स आप जब कोट करते हो तो वो रीडर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो 2019 का पेपर आया था साइंस एडवांसेस में, उसमें ये चीज़ लिखी थी कि 2000 के बाद में, ठीक है, ईयर 2000 के बाद में जो मेल्टिंग है वो डबल हो चुकी है एज कंपेयर टू दी 25 ईयर पीरियड बिफोर। ठीक है, 2000 ईयर के पहले के 25 साल में जितनी मेल्टिंग नहीं हो रही थी उसके बाद में डबल हो चुकी है। और दूसरी दिक्कत और क्या है कि एक तो ऑलरेडी नेचर तो अपना काम कर ही रहा है, क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी का चल ही रहा है, उसके अलावा जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे लार्ज स्केल ट्री फेलिंग, ब्लास्टिंग, टनलिंग, तो उस कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो 2013 के जो फ्लड्स हुए थे उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कहा था कि आप लिंक्स निकालो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और डिज़ास्टर में क्या लिंक थी। तो उसके बाद में ये रवि चोपड़ा कमेटी जो मैंने आपको
स्टार्टिंग में बताया था, रवि चोपड़ा कमेटी 2013 के फ्लड्स के बाद में बनाई गई थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने मतलब वही कहा था कि हाइडल स्कीम्स के ऊपर जब इन्होंने रिपोर्ट दी थी तो यही कहा था कि ये जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोसीजर है इसको पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। फाइन। तो दिक्कत वही है कि जब भी कोई इकोलॉजिकल गवर्नेंस की बात आती है तो उस टाइम पे वो ट्रैप हो जाता है, एक तरफ आपका एनवायरनमेंट आ जाता है, दूसरी तरफ आपका डेवलपमेंट आ जाता है। तो दैट इज़ वाई ऑथर हैज़ यूज्ड द टर्म एनवायरनमेंट डेवलपमेंट बाइनरी। ओके, तो नीति आयोग का भी जो ये प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में इसीलिए ही है कि किस तरीके से क्लियरेंस प्रोसीजर्स जो हैं वो ईज़ ऑफ बिजनेस में एक हिंड्रेंस बन रहे हैं, जबकि अभी ऐसा है कि ये क्लियरेंसेस अभी काफ़ी आसानी से मिल रहे हैं। तो चामोली ट्रेजेडी से वे फॉरवर्ड अगर मैसेज पूछे कि क्या मिलता है तो वो यही है कि जो इको फ्रेजिलिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ में जो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट बाइनरी है इट मस्ट बी ट्रांसेंडेड इन प्रैक्टिस। ओके, और जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए भी कॉल है कि वो अपने नॉलेज के जो और ज़्यादा उसको एक्सपैंड करें हिमालयाज़ के ऊपर जो उनका नॉलेज है। और सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए भी एक चैलेंज है कि वो चिपको का जो विजन था, जो ह्यूमन वेलबींग की बात उस टाइम पे की थी कि इट मस्ट बी सेंसिटिव टू फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज़, उसको दोबारा से समझने की ज़रूरत है। ओके, अब आइडियाज़ पेज पे आते हैं। तो द आर्टिकल वॉज रिटन बाय सी राजमोहन। तो इनका आर्टिकल हमेशा की तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तो यहाँ पे डिजिटल क्वेश्चंस और आंसर्स की बात की हुई है, यानी कि नए चैलेंजेस वगैरह क्या आ रहे हैं। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या बात करेंगे। एक तो कि गवर्नमेंट और टेक जायंट्स का क्या बैटल चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। फिर इन्होंने 3 मेन इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि टेक जायंट्स की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने यूरोपियन कमीशन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट आने वाला है उसकी बात करी है एंड वे फॉरवर्ड। ओके, तो अभी का जो ट्विटर के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का झगड़ा हुआ है वो एक ऐसा आइसोलेटेड केस नहीं है। मतलब ट्विटर को उन्होंने कहा था कि बैन वगैरह करने के लिए, और टूल किट वगैरह का जो इंसिडेंट हुआ था हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं सुने हैं डिस्कशंस तो प्लीज़ जाके पहले के वीडियोस देखिए। और तो ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है। ऑथर का कहना है कि पहले मतलब इनफैक्ट यूएस में भी ऐसा हो चुका है कि जो पिछले 2 जनरल इलेक्शंस हुए थे 2016 और 20 के, तो उस टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग चार्जेस यही आए थे कि जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किया था। ओके, तो इलेक्शंस में भी खासकर इनका बहुत ज़्यादा रोल माना गया है। फाइन। और जो प्रॉब्लम है वो केवल इसकी नहीं है, ये इलेक्शंस की नहीं है, इसके अलावा कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाना एंड इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द कॉरपोरेशन, डिसइंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम जा रहा है और डिजिटल जियोपॉलिटिक्स राइज हो रही है एंड ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस का भी अभी इशू आ रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इनका कहना यही है कि अभी जो भी कंट्रीज़ लिबरल टाइप की हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनको ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट्स को आपस में कंसल्ट करना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए कि नए फॉर्म्स ऐसे डेवलप किए जाएँ ताकि डिजिटल वर्ल्ड को मैनेज किया जा सके। तो ऑलरेडी जैसे यूएस में देखा गया है, मतलब मैं आपको बता रही थी कि कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो यूएस में देखा है कि जो लेफ़्ट और राइट दोनों पॉलिटिकल विंग्स जो वहाँ की हैं तो वो यही चाह रहे हैं कि जो डिजिटल बड़ी कंपनीज़ हैं अमेज़न, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, उनको अगर पूरी तरीके से मतलब ख़त्म ना किया जाए लेकिन उनको ज़्यादा कंट्रोल में लेकर आया जाए। और यूएस का पहले से एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन रहा ही है ऑफ ब्रेकिंग द मोनोपोलीज, और ये 20th सेंचुरी के टाइम पे भी जब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कंसंट्रेशन हो रहा था पावर का ऑयल सेक्टर में, रेल रोड और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, तो उस टाइम पे भी इन्होंने मोनोपोलीज को ख़त्म किया था। ओके,
लेकिन अभी के जो डिजिटल जायंट्स हैं वो मतलब इतना इजीली भी कंट्रोल नहीं होंगे, और ये अभी तक का मतलब ऐसा है कि मोनोपोली जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है और इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है, क्योंकि यही लोग हैं, यही कंपनीज हैं हु आफ्टर अर्निंग दे ऑल्सो डोनेट मैसिवली। तो जब भी ये कैंपेन्स वगैरह होते हैं, जैसे यूएस में भी देखा गया था, तो पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। फिर इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। फाइन, तो वही है, यूएस में भी दिक्कत जा रही है। इसके अलावा फिर जो यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने भी नए रूल्स प्रपोज किए हैं कि कंपटीशन और फेयरनेस को प्रमोट किया जाए डिजिटल मार्केट्स में। तो ये एक डिजिटल मार्केट्स एक्ट लेकर आएंगे, मतलब अप्रूव होना बाकी अगले साल में। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ था कि गूगल ने कह दिया था कि वो अपनी सर्विसेज जो है वो वहाँ के लिए शट डाउन कर देगा। और ये उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि कैनबरा यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, तो मतलब बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि गूगल को जो है एक अग्रीमेंट करना चाहिए विद द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स टू पे फॉर द यूज़ ऑफ देयर कंटेंट। तो आप वहाँ के न्यूज़पेपर्स वगैरह का जो कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके लिए उनको पे करने का कोई अग्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों थ्रेट दिया गूगल ने कि हम सर्विसेज बंद कर देंगे, कि उनको ये लगा ऐसा ना हो कि इनकी देखा देखी में फिर दूसरे गवर्नमेंट्स भी ऐसे ही करने लगे और इससे उनके रेवेन्यूज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फाइन, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि इसके पहले 2 डिकेड से ज़्यादा तक ऑथर ने कहा है कि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स खुश हो रही थी कि मतलब टेक कंपनीज़ जो है वो हमको एक नए एरा में लेके जाएंगी, न्यू वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन एंड प्लेंटी। और उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको कंसेशंस भी दिए थे, लीगल और फाइनेंशियल कंसेशंस दिए थे ताकि वो रैपिडली गेन करें। और धीरे धीरे क्या हुआ है, फिर उससे ही इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ही गेन कर लिया और अब ये लोगों की लाइफ को भी डोमिनेट करने लग रहे हैं। तो अब 3 इश्यूज यहाँ पे इन्होंने कौन से डिस्कस किए, इन्होंने डिस्कस किया है एक तो लेबर राइट्स। ठीक है, तो लेबर राइट्स क्या है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ तो इन कंपनीज ने बनाई है, लेकिन इन्होंने लेबर काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज, अब टेक जाइंट कह ही रहे हैं तो वही है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, तो जो ह्यूमन लेबर है उसको आप कम कर रहे हो, तो इसकी वजह से इन्होंने लेबर को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया। और ख़ासकर इसमें ऑथर ने नाम लिया है अमेज़न का। तो कंपनी ने कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी ये वहाँ के लेबर वगैरह वहाँ के एम्प्लॉयज़ यूनाइट हुए हैं तो उन्होंने उसको क्रश कर दिया है। ठीक है, तो अभी फिर से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि अमेज़न के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में यूनियन वगैरह बनाएं। फाइन, अब दूसरा जो चैलेंज है, पहले तो लेबर राइट्स का बोला, दूसरा चैलेंज जो है वो है टैक्सेस का। तो डिजिटल जायंट्स को देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा टैक्स इवेड करते हैं, दे आर अग्रेसिव टैक्स इवेडर्स। और अभी जैसे जो बाइडेन भी आए तो उन्होंने यही चीज़ कही कि जो बिग टेक जायंट्स हैं वो उनको मतलब उनका जो भी शेयर बनता है वो उनसे पे करवाएंगे। एंड ऑब्वियसली यूएस इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम जो G7 के उनके पार्टनर्स हैं, उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा है कि आप इनका टैक्सेशन वगैरह का प्रॉपरली एडमिनिस्टर करें। ओके, और तीसरा जो इशू इनसे हमको देखने को मिल रहा है वो है पॉलिटिकल फ्रंट पे। फाइन, पॉलिटिक्स में तो क्या हुआ था कि अब इनकी जो बेसिकली तरीके होते हैं वो हर गवर्नमेंट के लिए एक सा तरीका अपना रहे हैं। तो जैसे क्या हुआ था कि अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से तो उसको ट्विटर और फेसबुक ने क्या किया था कि शट डाउन कर दिया था। तो उस टाइम पे तो काफ़ी तारीफ हुई थी लिबरल्स में भी, लेकिन हमेशा वही है, ऐसी टेक्निक्स आपकी नहीं चलेंगी क्योंकि हर कंट्री का हर गवर्नमेंट का इशू अलग है, कंटेक्स्ट अलग है। तो सेम टैक्टिक माइट बैकफायर। तो जैसे कि अभी इंडिया में दिल्ली के केस में भी ये चीज़ देखने को इनको मिली थी। फाइन, तो यूरोपियन कमीशन
के जो कमिश्नर है फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि द फैक्ट दैट अ CEO कैन पुल द प्लग ऑन एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन। अब किसकी बात कर रहे हैं? वही ट्विटर और फेसबुक के CEO जो हो गए, मतलब जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है वो कौन सा? US को मान रहे हैं, उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कौन? ट्रम्प, उनके अकाउंट मतलब अगर बंद कर दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी चेक्स और बैलेंसेस नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि कितनी ज़्यादा वीकनेसेस हैं इन द वे आर सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड इन द डिजिटल स्पेस। डिजिटली हम कितना ज़्यादा वीकनेस है हमारे सिस्टम में, वो चीज़ हमें इसमें समझ में आती है। तो इन्होंने फिर ये भी कहा है कि इसका जो आंसर है वो इसी में है कि एक प्रॉपर सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए डिजिटल जायंट्स के लिए। और इन्होंने कहा है कि यूरोपियन कमीशन ही एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट लेकर आएगा, तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब एटलीस्ट फॉर देमसेल्व्स दे हैव टेकन दिस सोल्यूशन। तो बेसिकली इनका ये जो मूव रहेगा डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो प्रपोज्ड है, उसमें यही रहेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी प्राइमेसी बनी रहे, इलेक्टेड गवर्नमेंट की प्राइमेसी बनी रहे। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग डिजिटल सोवरेनिटी, ताकि जो यूरोप है वो अपनी चॉइसेस से और अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पे इन कंपनीज़ के साथ में डील कर सके। तो हालांकि इन्होंने डिजिटल सोवरेनिटी की बात करी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ओपन टॉक्स करेंगे कि किस तरीके से ऐसे डिजिटल इशूज से डील किया जा सके। तो अब ऑथर ने बेसिकली कहा है कि अभी तक ये जितना भी मतलब चौड़ में चल रहे थे एक तरीके से, तो अब इनका डिजिटल हॉलीडे ख़त्म हुआ है एंड स्टेट इज़ बैक, गब्बर इज़ बैक। सो स्टेट्स जो हैं कम से कम जो स्ट्रॉन्ग वाली हैं, चाहे वो अथॉरिटेरियन हो या डेमोक्रेटिक हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सीधे सीधे तो अपना जो भी गवर्न करने का अधिकार है, इतना ज़्यादा इलेक्शन और कैंपेनिंग करके चुपचाप तो टेक जायंट्स को नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो द गवर्नमेंट्स एज दे आर पुशिंग बैक अगेंस्ट द बिग टेक, तो उसमें भी इनके लिए खुद के लिए नया चैलेंज है कि आखिर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इतनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसी डिजिटल एज में स्टेट को भी ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने पावर को डिजिटली ही रीइंफोर्स करें। सो द आंसर लाइज इन डेमोक्रेसीज मॉडर्नाइजिंग देयर लॉज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम्स इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आगे है अ विमेंस प्लेस इन द प्रोटेस्ट। तो जो अभी पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उसमें इन्होंने विमेन की थोड़ा सा मतलब है विमेन का ही एंगल, तो लेकिन क्योंकि ये करंट इशू है, हॉट टॉपिक है, तो इसकी वजह से ये एंगल देखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि जो प्रोटेस्ट हुई है सिंगू टिकरी और गाज़ीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली की बॉर्डर्स हैं ये, तो वहाँ पे विमेन फार्मर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस देखा गया है, तो जिससे वही पता चलता है दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूम ऑफ विमेंस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द कंट्री। जो पॉलिटिकल, ये वर्ड्स जो है ना ये देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अभी देखो इसको आगे कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन तो जो है उसको कंटिन्यूम मिला है, और 18 जनवरी को जो है जैसे विमेंस फार्मर्स डे भी मनाया गया था, यही प्रोटेस्टर्स ने बनाया था, जहाँ पे एक पूरा कंटिंजेंट चला था पंजाब से, और उसके बाद में ऐसी कई सारी रैलीज पूरे कंट्री में भी हुई थी। तो मतलब क्या क्या इन्होंने मीन्स अपनाए थे, जैसे जो इस अग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से उनके हस्बैंड्स या उनके जो बेटे हैं और वो सुसाइड वगैरह से मर गए इस डिस्ट्रेस में, उनके पोर्ट्रेट्स कैरी कर रहे थे। रैली, ट्रैक्टर रैली भी इन्होंने होल्ड करी, उसमें एक दो ट्रैक्टर अगर आपने देखा हो तो विमेन भी चला रही थी। पोइट्री रिसाइट आप कभी भी उठा के देख लो, इनका जो चल रहा है बॉर्डर पे, तो उस टाइम पे मतलब डेली जो उनकी प्रेयर्स वगैरह कंडक्ट की जाती है, तो उसमें लेडीज़ रहती ही हैं। स्किट्स परफॉर्म करना, पब्लिक स्टेजेस वगैरह संभालना, सिंगिंग, पिकेटिंग, और जो लंगर वगैरह चलाए जा रहे हैं वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ठंड में खाना वाना बनाना, ठीक है। तो वही है कि उन्होंने मतलब जो विमेन का पॉलिटिकल एक्टिविज़म हो रहता है उसी को इन्होंने फिर से दिखाया है इस ट्रेडिशन को। ओके, तो
इससे जो है केवल ना पंजाब की मतलब विमेन आई हैं, बट इसके साथ में इन्होंने जो दलित लैंडलेस लेबर यूनियंस है उनको भी मोबिलाइज किया, और साथ में विमेन स्टूडेंट्स जो हैं फार्मिंग बैकग्राउंड की वो भी आगे आई हैं। और वही है कि जो लॉस ऑफ लैंड है और उसका जो भी एक एंगर है वो साथ में शेयर कर रहे हैं। और उनके जो इश्यूज थे वो केवल विमेन्स इशू तक इम्प्रेजेंट नहीं थे, वो बिल्कुल एक इक्वल स्टेक होल्डर की तरह एज अ कल्टिवेटर जिस तरीके से वो वहाँ पे इक्वल लेवल पे काम करते हैं, वो उसी इक्वल लेवल पे उन्होंने खुद को प्रेजेंट भी किया है एज कल्टिवेटर्स, टिलर्स, सीड कीपर्स, रीपर्स, मैनेजर्स ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, हर तरीके से, राइट, जिस भी तरीके से वो एक सोसाइटी में स्टेक अपना होल्ड करती हैं। तो जो एक सेपरेशन होता है कि प्राइवेट लाइफ अलग है, पब्लिक लाइफ अलग है, आपकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि विमेन को अपने घर वापस जाना चाहिए, तो उस चीज़ को, सेपरेशन को इन्होंने रिजेक्ट करते हुए बिल्कुल अपने डोमेस्टिक स्फीयर से निकल के, और जो एक केयर गिविंग वाली एक सिंबल इनका बना हुआ है उससे निकल के पब्लिक स्पेसेस में आए, एज गांधी हैड इफेक्टिवली डन। ये चीज़ का जो नोशन होता है कि वेलर को यानी ब्रेवरी को केवल मस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है, उस एसोसिएशन को इन्होंने फिर से फ्लिप कर दिया है। और 1970s के बाद से ही कई सारे नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स रहे हैं, जैसे चिपको आंदोलन, अभी भी हमने ये डिस्कस किया था, फिर बलियापल मिसाइल साइट्स पे प्रोटेस्ट, कूदनकुलम में, कोयल कारो डैम में, और भोपाल गैस पीड़ित महिला आंदोलन के थ्रू, और सरदार सरोवर डैम सत्याग्रह। देखो ये इंस्टेंसेस ना सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी किस तरीके से हुआ है, और इन्होंने अपने व्यूज़ ना केवल पॉलिटिकल, बाकी सोशल वगैरह भी किस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो मतलब उनका लाइवलीहुड के इश्यूज थे, या फिर डिसलोकेशन के इश्यूज थे, या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज के थे, तो इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया है। और जब इरोम शर्मिला ने इंडेफिनेट फास्ट भी किया था, तो जो फीमेल बॉडी थी उस मतलब यानी कि फीमेल जितने भी लोग थे वहाँ पे फीमेल्स थी, उनकी बॉडी जो थी इट बिकेम अ वेपन ऑफ द वीक, ओके। एंड वाइल दे वर प्रोटेस्टिंग द किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, और अफ्स्पा का रिपील उन लोग जब डिमांड कर रहे थे मणिपुर में। और उसी तरीके से 15 women वेंट फॉर अ न्यूड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द असम राइफल्स इन इम्फॉल इन 2004। तो वही जो उस टाइम पे रेप और कस्टडियल डेथ इन्होंने एलिज करी थी एक यंग एक्टिविस्ट की। और शाहीन बाग में भी हमने देखा कि जो मतलब किस तरीके से इन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स वगैरह किए भी थे, ओके। अब इन्होंने आगे कुछ फैक्ट्स की बात करी है कि इंडिया में जो है 85% विमेन जो हैं, 85% विमेन दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें से केवल 13% जो हैं दे ओन देयर ओन लैंड, ठीक है, उनके पास में खुद का ज़मीन है, खुद का लैंड है, ओके। और एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले अगर उसकी बात करें तो टोटल जितनी इकोनॉमिकली विमेन एक्टिव हैं तो उसमें से 80% जो है विमेन वो एग्रीकल्चर में हैं, 80% एग्रीकल्चर में। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि टोटल एग्रीकल्चर के कितना प्रतिशत विमेन है, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने परसेंट में विमेन एग्रीकल्चर में है, ओके। अब देखो जो ये प्रोटेस्ट वगैरह की बात कर रहे थे, इससे क्या समझ में आता है कि ये मोबिलाइजेशन तो अपना सही कर ले रहे हैं, जस्टिस, इक्विटी और डिग्निटी की बात आ रही है, लेकिन ये कहीं पे भी जो है इन्होंने लीडरशिप रोल नहीं बनाया है। और अभी भी जो फार्मर डेलीगेशन है जो कि गवर्नमेंट से मिलने जा रही है, 35 मेंबर बॉडी है, तो उसमें एक भी वुमन नहीं है, तो लीडरशिप वाला इशू अभी भी है, फाइन। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर कि मतलब जेंडर रिलेशंस जो हैं उसका क्या आगे मतलब शेप वगैरह क्या रहेगा। जैसे किसान मुक्ति मार्च हुई थी 2018 में, तो उस टाइम पे विमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट जो आया था उसके रिसरेक्शन की बात हो रही थी, विच वॉज प्रपोज्ड बाय MS स्वामीनाथन इन 2011। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, अभी पॉलिसी अभी तो नहीं की हुई हैं। तो वही
बात है कि कहीं पे भी लीडरशिप रोल्स में आगे नहीं आ पा रही हैं। इस केवल इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, इसके अलावा जैसे 2000 से 2015 में एक और फैक्ट है यहाँ पे कि ये बताया गया है कि पंजाब में 16,000 फार्मर्स और रूरल लेबरर्स थे, उन्होंने अपनी जान ले ली थी, यानी सुसाइड कर लिया था, खासकर डेट के चलते, कर्जे के चलते। तो अब जो उनकी वाइफ्स थी, अब उनके ऊपर तो बर्डन आ गया ना, एक तो लाइक दे वर विडोड एंड दे कैरीड द लाइबिलिटीज ऑल्सो। तो उस टाइम पे फिर इन्होंने मोबिलाइजेशन वही करना शुरू किया, किसान मजदूर खुदकुशी पीड़ित परिवार कमेटी के थ्रू। वही चीज़ की मतलब ऑफिशियली बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनकी बात के ऊपर, उनकी कंडीशंस के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने मोबिलाइज़ किया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो मतलब जिसके नाम पे लैंड था वो तो चला गया, पूरा बर्डन फैमिली का और लाइवलीहुड का वो विमेन के ऊपर। और इसके अलावा वैसे भी कई सारे मैन हैं जो कि खासकर पंजाब में एग्रीकल्चर से निकल के ज़्यादा जिन जॉब्स में पैसा ज़्यादा है तो उसके लिए मूव आउट कर जा रहे हैं, तो फिर विमेन को ही जो है अपनी फैमिलीज़ को पूरा संभालना पड़ रहा है। तो ये जो फेमिनाइजेशन हो रहा है ऑफ एग्रीकल्चर, आपको फेमिनाइजेशन के अगर रीज़न पूछा जाए तो आप यही बता सकते हो कि मतलब मैन का मूव आउट करना, माइग्रेट कर जाना, और उसके बाद में फिर ये जो सुसाइड्स वगैरह के बाद में भी इनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। और ज़्यादा यही एक्टिव हैं, 85% मैंने आपको बताया भी रूरल वेमेन एग्रीकल्चर में हैं। तो ये जो फेमिनाइजेशन है और उसकी वजह से उसके बाद में फिर जो अग्रेरियन क्राइसिस है, इसकी वजह से विमेन आर डबली और इवन ट्रिपली डिसएडवांटेज। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को पॉलिसी में कहीं पे भी एड्रेस नहीं किया गया। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में। तो सबसे पहला आया है वाई आर पेट्रोल और डीजल राइजिंग प्राइसेस, इनके क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट का कहना है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सिंस अप्रैल, जिसकी वजह से ऑयल रिटेलर्स को भी अपने पंप प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है, दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़े हैं पिछले जनवरी से अभी तक में, तो उसके कंपैरिजन में जो कंज्यूमर्स हैं वो और उतना उनका लेवल नहीं बढ़ा, वो और ज़्यादा ही पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं इंडिया में। एक्चुअली में थ्योरेटिकली जो है हमारे रिटेल के प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के वो डी कंट्रोल्ड हैं। ओके, दे आर डी कंट्रोल्ड, और या फिर दे आर लिंक्ड टू, इसको कहते हैं डी कंट्रोल मतलब लिंक्ड टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। यानी कायदे से अगर ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जाएं तो इंडिया में भी जो रिटेल के प्राइस है वो ऊपर जाने चाहिए, और जब नीचे आए तो नीचे आने चाहिए। तो यहाँ पे इनका कहना है कि लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक वन वे स्ट्रीट है। तो जब ऊपर जाते हैं तब तो मतलब वो चीज़ पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर पे, तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो वो चीज़ पास ऑन नहीं होती है। ओके, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब एक डिफ़ॉल्ट ही बना लिया है, अगर प्राइसेस नीचे जाएंगे तो उस टाइम पे नए टैक्स और लेवीज़ लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा वो लेंगे। तो ये जो सबवर्जन होता है प्राइस डी कंट्रोल का, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। ओके, तो अभी क्या है, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी क्यों बढ़ रहे हैं? तो 2020 में क्या हुआ था कि प्राइसेस जो थे वो कोलैप्स हुए थे पेंडेमिक स्प्रेड की वजह से, और डिमांड भी कम हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम थी। तो लेकिन अभी क्या है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, फैक्ट्री आउटपुट बढ़ गया है, तो ग्लोबल डिमांड जो है वो इम्प्रूव हुई है, तो इसलिए प्राइसेस वापस से ऊपर जा रहे हैं। और इसके अलावा क्रूड का जो है कंट्रोल्ड प्रोडक्शन भी हो रहा था। डिमांड जब बढ़ रही थी तो प्रोडक्शन भी अचानक से कंट्रोल करने लगे थे, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बूस्ट कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी जैसे वॉलंटरली अपना डेली आउटपुट जो है वो 1 मिलियन बैरल्स पर डे का कट कर दिया है। तो अब ये जो टैक्सेस का इम्पैक्ट है ये रिटेल प्राइसेस पे क्या पड़ेगा ऑटो फ्यूल्स के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के हाइक कर दिए हैं, और इसके अलावा कई सारे स्टेट्स ने भी अपने सेल्स टैक्स को भी हाइक कर दिया है। तो जैसे अभी दिल्ली का इन्होंने केस बताया कि दिल्ली में भी वैट वगैरह जो है उसको 27 से 30% कर दिया है पेट्रोल पे, और डीजल पे भी 16.75 से सीधे 30% कर दिया है।
ओके तो ये जो एकदम से एक्साइज ड्यूटी का हाइक किया जाता है तो उसमें मतलब वही है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हुए तो आपने उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो आप बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे प्राइसेस को, दे वर नॉट डी कंट्रोल्ड। और इससे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत जो भी सेविंग्स हो सकती थी, उस टाइम पे इकोनॉमी तो अच्छी चल नहीं रही थी, तो कॉमन मैन के पास में जो भी सेविंग हो सकती थी वो भी चली गई। तो इसकी वजह से और ज़्यादा वही है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। ओके तो अब इन हाइक से इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक्सपर्ट्स का कहना है अभी तो देखो ऐसा है कि जो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ा है तो इट हैज़ बीन काउंटर बैलेंस्ड बाय द डिक्लाइनिंग फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, तो जिसकी वजह से बैलेंस हो गया है। लेकिन अब क्या है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनका ट्रैवल, जिनका मतलब लंबी ट्रैवलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उनको फिर वही है ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। और अभी तक जो है वो उसमें अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आया है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस का। लेकिन अगर मॉनसून्स वीक हो जाते हैं तो उस टाइम पे फिर फार्मर्स को किस पे रिलाई करना पड़ेगा, डीजल पावर्ड इरिगेशन पे, यानी पंप्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होगा, डीजल की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में रूरल इंडिया वुड बी मोर हिट बाय द राइजिंग प्राइसेस। ओके अब नेक्स्ट है व्हाट इज सैंडिस। ये मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है NIC, उन्होंने अंडर MeitY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इन्होंने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म बनाया है। ये व्हाट्सएप की लाइंस पे सैंडीज नाम है इसका, और इसको भी आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ करके। तो अब ये क्यों बनाया गया है, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि इसका आइडिया मार्च 2020 में आया था, जब उस टाइम पे कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा था, तो सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाए एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर जगहों पे चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी समझा। और इसके अलावा एक्चुअली में क्या हुआ था, लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक एडवाइजरी इशू करी थी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो जूम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ ना करें ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। और एक्चुअली में ये एडवाइजरी आई थी पहले सर्टिन से। सर्टिन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, सर्टिन से ये आई थी एडवाइजरी कि जूम का यूज़ ना किया जाए बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। तो इसलिए एक सिक्योर डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाने की बात ऑलरेडी चल भी रही थी, पिछले 4 साल से चल रही थी। तो अगस्त में NIC ने पहला वर्जन इस ऐप का रिलीज़ किया था, और ये ऐप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दोनों यूज़ कर सकते इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आ गई है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स स्ट्रैटेजी कि जो इंडिया मेड सॉफ्टवेयर है उसको पुश किया जाए, ताकि वही इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स का एक इको आत्मनिर्भर वाली बात है कि उसलिए खुद के प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। और इसलिए अब इसको कॉमन पब्लिक के लिए भी रिलीज़ किया है। तो डिफरेंट क्या है, इसका जो इंटरफेस है वो बाकी ऐप्स की तरह ही है, लेकिन आप इसमें कोई भी चैट हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म्स। मतलब यहाँ का डेटा आप व्हाट्सएप वगैरह या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं भेज सकते हो। लेकिन जैसे GIMS है, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जो हैं, उसकी जो चैट है वो उनके ईमेल वगैरह में बैकअप हो जाता है उसका। तो GIMS भी जो है वो भी वैलिड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ करता है पहली बार रजिस्टर करने के लिए, और उसमें भी आप ब्रॉडकास्ट, ग्रुप वगैरह बनाना, इमोजीज, ये सारे काम, सारे नाटक कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप बस ये भी है कि यूज़र चाहे तो उस मैसेज को कॉन्फिडेंशियल भी मार्क कर सकता है, कि उसमें मतलब ये लिखा आ जाएगा कि आप इसको आगे शेयर आपको नहीं करना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियल है तो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाटक करने के ही तरीके हैं। ओके, और इसमें आपको मतलब ये कि ईमेल आईडी वगैरह चेंज नहीं कर सकते, अगर नया करोगे तो फिर आपको नया यूज़र बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मीट द मैंडरिन डक, अ रेयर एंड ब्यूटीफुल विजिटर टू आसाम। तो मैंडरिन डक के बारे में कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको ये वेटलैंड का नाम याद रखना है, मागुरी
मोटापंग बील। ओके, तो फॉरगिव मी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट। ओके, तो ये सही नहीं है वैसे। तो ये एक वेटलैंड है एंड लेक है आउटसाइड तिनसुकिया टाउन इन ईस्टर्न आसाम। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, बील पहली बात तो वहाँ पे वेटलैंड को कहते हैं, और मागुरी मोटापंग बील जो है ये आपके आसाम में है। फाइन। और अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डर्स और टूरिस्ट आ रहे हैं। इस वर्ल्ड की जो सबसे ब्यूटीफुल डक मानी जाती है मैंडरिन डक, और इसकी मतलब खासियत भी इन्होंने बताई है कि फीचर्स क्या रहते हैं। मेल जो होता है उसके रेड बिल, पर्पल ब्रेस्ट और 2 ऑरेंज सेल्स रहते हैं ऑन इट्स बैक। ओके, और इसका साइंटिफिक नाम भी आप याद रख लेना, कई बार ये ऐसे पूछ भी लेता है यूपीएससी, आइक्स गैलेरिक्यूलेटा। ठीक है, मैंडरिन डक। तो इसको पहली बार 1758 में स्वीडिश बॉटनिस्ट और फिजिशियन और जूलॉजिस्ट कार्ल लिनियस, इसका नाम आप सबने अपनी बायो की किताबों में पढ़ा होगा, तो क्यों पढ़ा था ये बता देना। ठीक है, तो इसको पहली बार वहाँ तब आइडेंटिफाई किया गया था। ई बर्ड प्लेटफॉर्म जो है ये बर्ड स्पीशीज़ जो भी रहते हैं उनकी डॉक्यूमेंटिंग करता है। तो ये डिस्क्राइब करता है मैंडरिन डक को एज अ स्मॉल एक्जॉटिक लुकिंग बर्ड दैट इज़ नेटिव टू ईस्ट एशिया। ये याद रखना, मैंडरिन डक कहाँ की नेटिव है? ईस्ट एशिया की नेटिव है। यहाँ पे इसका फोटो भी है। ओके, ये रही, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अब जो इसमें मेल स्पीशीज़ का जो मेल होता है इट इज़ मोर कलरफुल देन द फीमेल, जस्ट लाइक पीकॉक। तो मेल डक का वही होता है कि बिग ऑरेंजी सेल फिन्स होते हैं और ऑरेंजी चीक्स रहते हैं एंड वाइटिश टिप, और जबकि जो फीमेल होते हैं उसके नैरो वाइट स्पेक्टिकल्स होते हैं ऑन शैगी ग्रे हेड, और बोल्ड पेल डेपिल्ड स्पॉट्स अलोंग फ्लैंक्स एंड पेल बिल टिप। ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्यों बता रही हूँ, वही बात है कि इस तरीके से कई बार वो पूछ लेते हैं, उसके बाकी के फीचर्स बता देते हैं, फिर बोलते हैं कि पहचानो। तो अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो माइग्रेटरी डक कैट ब्रीड्स इन रशिया, कोरिया, जापान एंड नॉर्थ ईस्ट चाइना, और ये इंडिया वैसे कम ही विजिट करती है क्योंकि उसके यूजुअल रूट पे नहीं है माइग्रेशन के, और कभी कभी देखा गया है इसको। और अभी इसको मणिपुर के लोकटक लेक में 2013 में देखा था, और इसके अलावा 2000 तो याद रखना लोकटक लेक मणिपुर में, और सातवाइनी बील ये मानस नेशनल पार्क में है, और टाइगर रिजर्व तो ये सब आसाम में आपका सतवाइनी बील मानस नेशनल पार्क में एंड टाइगर रिजर्व। ओके, और ये जो मागुरी बील है इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया इसको डिक्लेयर की है, और दिस वेटलैंड इज़ लोकेटेड क्लोज टू द डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इन अपर आसाम। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास में ही लोकेटेड है, और ये सब आसाम में ही आता है। और ये बील एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी वैसे ब्लो आउट और फायर की वजह से, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड गैस वेल में हुआ था, और उसमें कई सारे फिशेस, स्नेक्स, एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन और भी मतलब मर गए थे, एंड द फायर बर्नट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्रासलैंड। लेकिन अब वो रिकवर कर लिया है एंड फिर से अब इसलिए मैंडरिन डक शायद वहाँ पे आई होगी। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द डे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, एनीवेज हैव अ नाइस डे।